हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र, जो आपका वन शॉट रहने वाला है। यानी कि एक बार चैप्टर शुरू करो, आपका चैप्टर खलास। तो इसी बात पे नाचो। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अपने चैप्टर का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। अब मेन बात आती है इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। तो अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है? हाँ भाई पढ़ा है। तो मैंने वहाँ पर आपको एक बात बताई थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियां उभर कर आती हैं, फर्स्ट अमेरिका, सेकंड सोवियत संघ। और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का हो जाता है विघटन। और उसके बाद क्या होता है, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचता है पूरे विश्व के अंदर, यानी कि पावर में आ जाता है, उसका वर्चस्व कायम हो जाता है। और इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो कि ऐसे कौन से देश संगठन है जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर सकते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता के समकालीन केंद्र, यानी कि अमेरिका के साथ साथ ऐसे कौन से देश और संगठन है जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर सकते हैं, पावर में आ सकते हैं। अगर संगठन की बात करें तो यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क, ब्रिक्स। और देश की बात करें तो रूस, चीन, भारत, इजराइल, जापान और साउथ कोरिया। तो देश और संगठन हो जाएंगे जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर सकते हैं, उसके वर्चस्व को सीमित कर सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ एक देश नहीं था, ये 27 देशों का संगठन था। ठीक है, पर 28 लिखा मिल सकता है तो वो गलत होगा, क्योंकि जो 28वां देश था वो ब्रिटेन था, जो कि अलग हो चुका है 2020 के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यूरोपीय संघ बना कैसे, इसकी हम बात करेंगे। ये तो था नहीं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और बन गया भाई यूरोपीय संघ, नहीं, ये बिल्कुल प्रोसेस से काम हुआ था यूरोपीय संघ बनने का। तो हिस्ट्री की हम बात करते हैं यूरोपीय संघ की। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जो कि 1939 से लेकर 45 तक चला, इसमें जो यूरोप था उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो जाती है, काफ़ी बेकार हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो लीडर्स हैं यूरोप की, वो सोचते हैं कि हमारी जो दुश्मनी है यूरोप के देशों के बीच में, जो दुश्मनी थी, अमेरिका लीडर सोचते हैं कि हमें जो दुश्मनी है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, जो रिलेशन है वो अच्छे कर लेने चाहिए। अब इसी में क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध का दौर आ जाता है। अब 1945 में क्या होता है, यानी 1945 के बाद यूरोप के देशों को काफ़ी मदद मिलती है शीत युद्ध से। कैसे? अब आपको पता है जो यूरोप था वो भी तो हिस्सों में बढ़ जाता है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। जो पूर्वी यूरोप है उस किसके अंडर में था, सोवियत संघ के, और पश्चिमी यूरोप अमेरिका के अंडर में था। अब जो पूर्वी वाला इलाका है यूरोप का, उसको मदद कर रहा है यूएसएसआर, और पश्चिमी इलाके को मदद कर रहा है अमेरिका। इससे क्या हो रहा है, काफ़ी मदद मिल रही है यूरोप के देशों को, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पहली बेकार हो चुकी थी, इससे इनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधर रही थी और काफ़ी मेल मिलाप इनके बीच में हो रहा था। ठीक है, आया समझ। अब यहाँ पर एक टर्म आता है मार्शल योजना। अब ये क्या थी, तो कई बार आप एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाता है। तो मार्शल योजना क्या थी, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद की, इसको हम क्या कहते हैं, मार्शल योजना कहते हैं। अब मेनली यहाँ पर हम बात करेंगे अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था, यानी कि पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका ने मदद करी थी, आप समझ सकते हो यहाँ पर। अब होता क्या है, नाटो के तहत सामूहिक सुरक्षा को जन्म दिया जाता है। अब नाटो क्या है, आपका फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो चुका है तो वहाँ पर आपको बताया गया है, तो आपको बता देता हूँ। तो नाटो क्या है, अमेरिका का एक संगठन है। जो भी देश इसमें शामिल होता है, वहाँ पर क्या होता है, अगर किसी एक देश पर हमला करा जाता है तो ये माना जाता है कि सारे देशों पर हमला हुआ है, और वो सारे देश मिलकर क्या करते हैं, उस देश पर हमला करते हैं जिसने भी उस देश पर हमला करा है। ठीक है, तो उसके तहत क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा को जन्म दिया जाता है। और मार्शल योजना के तहत ही क्या होता है, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। इससे क्या था, इससे का उद्देश्य क्या था, पश्चिम यूरोप के देशों को आर्थिक मदद पहुँचानी थी। ठीक है ना, समझ आया। पहले नाटो के तहत सामूहिक सुरक्षा को जन्म दिया गया, यानी प्रदान की गई, और मार्शल योजना के तहत आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई ताकि पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी जा सके। और 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन होता है, ठीक है, जो कि राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई। और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन हुआ। और 1992 में फाइनली क्या होता है, यूरोपीय संघ का गठन हो जाता है। कैसे? maastricht संधि पर दस्तखत के बाद यूरोपीय संघ का गठन हो जाता है, यानी कि इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब होता है क्या, जो यूरोपीय संघ थी ये आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर राजनीतिक रूप लेती गई है। ठीक है, कैसे? मैंने आपको बताया कि भाई आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किया गया ताकि आर्थिक मदद मिल सके, लेकिन बाद में क्या होता है, जो यूरोपीय संघ है ये आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर कैसे होती गई, इसने अपना रूप बदलकर राजनीतिक रूप लेता गया। ठीक है, यूरोपीय संघ आया समझ। यूरोपीय संघ क्या है, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या है। ये बनाया गया यूरोपीय संघ 1992 में, इसका उद्देश्य क्या थी? पहला, समान विदेश नीति लागू करना। अब विदेश नीति क्या होती है कि जिस देश के किसी देश के प्रति कैसे अपने संबंध रखने हैं, व्यापारिक संबंध कैसे रखने हैं, राजनीतिक संबंध कैसे रखने हैं, इसको हम विदेश नीति कह देते हैं। तो विदेश नीति समान होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या करा,
यूरोपीय संघ बनाया। दूसरा समान सुरक्षा नीति, ठीक है, जो सुरक्षा संबंधी जो भी फैसले हैं उसमें एकजुटता होनी चाहिए, उसमें एकता होनी चाहिए, ठीक है। और जो नीति है सुरक्षा नीति का, किस देश के प्रति कैसी नीति होनी चाहिए सुरक्षा के प्रति, ठीक है, तो उसमें समानता होनी चाहिए। तो समान सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ बनाया गया। तीसरा, एक समान मुद्रा का चलन, जो मुद्रा होगी वो भी एक होगी, ठीक है, इसलिए इसका गठन किया गया। और नेक्स्ट हम बात करें आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग, ठीक है, जो भी आंतरिक मामले हैं यूरोपीय संघ के उसमें क्या भाई सहयोग करना, और जो भी न्याय से जुड़े मुद्दे हैं उस पर सहयोग करना। आया समझ? तो ये क्या हो जाएगा आपके यूरोपीय संघ के उद्देश्य। अगर आते तो आपको ये सब लिख लेना है। आगे हम बात करें यूरोपीय संघ की विशेषताएं की, तो यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है। इसका केवल एक चीज़ नहीं है, संविधान नहीं है, ठीक है। कोशिश करी थी लेकिन असफल हो गया, ठीक है, समझ आया तक। तो यहाँ पर आपको इसकी विशेषता बताते हुए चल रहा हूँ। और आगे हम बात करें अन्य देशों के संबंधों के मामले में इसकी काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी इन्होंने बना ली है। कहने का मतलब है कि अन्य देश के साथ कैसे संबंध रखने, ठीक है, उसको हम विदेश नीति कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अनेक मामलों में, संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक अपनी साझी विदेश नीति बना ली है। मतलब कि सारे देशों की एक प्रकार की एक सी क्या है, विदेश नीति है। यानी कि जो भी देश इसमें शामिल है, फ्रांस की अलग है, किसी और की अलग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 27 देश में शामिल है, तो 27 देशों की एक समान विदेश नीति होना, मतलब कि दूसरे देश के प्रति किस तरह के संबंध होंगे उन सब पे एकजुट का हो जाना इन यूरोपीय संघ के देशों की, ठीक है, समझ आया। तो इसको हम क्या कहेंगे, साझी विदेश नीति हम कहेंगे, और सुरक्षा नीति इन्होंने बना ली है। आगे हम बात करें यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। आर्थिक तौर पर हम बात कर ले, राजनीतिक तौर पर हम बात कर ले, कूटनीतिक तौर पर हम बात कर लें, सैनिक तौर पर हम बात करें, तो क्या है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और आगे हम बात करें तो 2016 में ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और हम बात करें इसके जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पादन की, तो वो लगभग 17,000 अरब डॉलर था, जो कि अमेरिका के आसपास ही था, ठीक है, अमेरिका के बराबर ही था। आया समझ? तो ये देंगे, इसकी विशेषता हो जाएगी। आगे हम बात करें तो जो उसकी मुद्रा है यूरो, तो आपको ये 1 मार्क में कभी बार आ जाता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यूरो है, ठीक है। तो इसकी जो मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। और आगे हम बात करें तो विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है। जब हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड की, तो यूरोपीय संघ की 3 गुनी ज़्यादा है। और आगे हम बात करें, ये विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। तो आपको पता है विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। तो ऐसे जितने भी संगठन है उनमें एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है यूरोपीय संघ, ठीक है। आगे हम बात करें तो यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर हम सैनिक प्रभाव की हम बात करें तो दूसरी दुनिया में सबसे बड़ी सेना आएगी दूसरे नंबर पर, ठीक है, पहले नंबर पर अमेरिका है। तो इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि जो भी रक्षा पर खर्च करना है पैसा, उसके बाद अमेरिका के बाद 2nd नंबर पर आता है। और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। और यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद क्या आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। तो सुरक्षा परिषद क्या है, यूएनओ का एक अंग है। यूएनओ क्या है तो आप पढ़ोगे इसे 5वें चैप्टर में, यूएनओ वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो सुरक्षा परिषद में क्या होता है, 15 सदस्य होता है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। और जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, वो किसी भी नीति को प्रभावित कर सकते हैं। मान लो एक प्रस्ताव आया सुरक्षा परिषद के अंदर, तो उसको अगर किसी एक देश ने मना कर दिया, सिग्नेचर नहीं करा, तो क्या होगा, वो जो प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा, ठीक है। तो पावर होती है, तो इससे बाकी तो देश सबकी नीतियों को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या, जो फ्रांस है वो स्थायी सदस्य है, और बाकी कई और सदस्य जो यूरोपीय संघ के हैं वो सुरक्षा परिषद के अंदर अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। आया समझ? अब इसके चलते क्या है, यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। आया समझ? तो ये क्या थी यूरोपीय संघ की विशेषता है। हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की कमियाँ की। हमें इसकी खूबियाँ तो बहुत देखे, आपको पता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वैसे यूरोपीय संघ की कमियाँ भी है। तो हम देखें तो मैंने यहाँ पर बात करी थी कि इनकी साझी विदेश नीति है और रक्षा नीति है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कई बार ये इनके एक दूसरे के खिलाफ, जैसे कि हम बात करें जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो ब्रिटेन इस हमले के पक्ष में था और जर्मनी और फ्रांस इसके विरोध में थे। और ऊपर ही मैंने बात करी थी कि इन सब की क्या रक्षा नीति और विदेश नीति एक समान है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिटेन हमले के पक्ष में है और फ्रांस और जर्मनी इसके विरोध में, बल्कि यहाँ पर तो इनको या तो पक्ष में होना चाहिए था, विरोध में होना चाहिए था तीनों को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन की विदेश नीति अलग जा रही है, रक्षा नीति अलग जा रही है, और जर्मनी और फ्रांस की अलग जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो एक समानता देखने को तो मिल नहीं रही है, तो ये क्या है, इसकी कमियां हैं। आया समझ? और आगे हम बात करें तो यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने को लेकर काफी नाराजगी है, ठीक है।
तो आपको पता है जो यूरो है, इनकी यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो यूरोप के कुछ हिस्सों में लेकर इसको काफ़ी नाराज किया, ठीक है। और आगे हम बात कर ले डेनमार्क और स्वीडन की, तो डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि पर और जो साझी यूरोपीय मुद्रा है इसको मानने का इन्होंने विरोध किया है, ठीक है। जो डेनमार्क और स्वीडन ये 1 मार्क में यहाँ पर आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसने जो maastricht संधि उसका विरोध किया और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए डेनमार्क और स्वीडन ने। और 2003 में इन्होंने अपना साझा संविधान बनाने की कोशिश भी करी, लेकिन ये नाकाम है और इनको असफलता मिली, ठीक है, सफलता इनको नहीं मिली। अब आगे हम बात करते हैं यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषताएं। तो अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ पर आपको यूरोपीय संघ का झंडा दिखेगा, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब आप इनके फ्लैग को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर सोने के रंग के सितारों का घेरा मिलता है, ठीक है, जो कि यूरोप के लोगों की एकता और मेल में आपको दिखाता है, ठीक है, इसका प्रतीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आगे हम बात करें इसमें को तो टोटल 12 सितारे हैं। अगर आप झंडा देखोगे इनका यूरोपीय संघ का, तो टोटल आपको 12 सितारे देखने को मिल जाएंगे। ऐसा क्यों 12 क्यों है? क्योंकि 12 संख्या को वहाँ पर पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या 12 सितारे हैं, ठीक है, आया समझ। तो ये क्या है, यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान। तो आपको अपने स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा, तो जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया है, तो मेरा एक संगठन है आसियान, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। तो 5 देशों ने मिलकर क्या करी थी, इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके। और आगे हम बात करें तो हर संगठन को बनाने के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। तो ऐसे आसियान के भी थे। जैसे कि हम बात करें आसियान के उद्देश्य क्या थे, पहला आप बता सकते हो आर्थिक विकास को तेज करना, जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उसको तेज करना। अगला हम बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तीसरा कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, ठीक है, पहला कानून के शासन के अनुसार और संयुक्त राष्ट्र के कायदों, यानी संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ, जिसके बारे में 5 चैप्टर पढ़ने वाले हो, तो उसमें हम बात करेंगे यूएनओ की। तो संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व यानी कि स्थिरता को बढ़ावा देना, ठीक है। जब किसी देश के अंदर अस्थिरता होती है, ठीक है, यानी राजनीतिक अस्थिरता वगैरह ये सब हो गई, तो उसके स्थान पर स्थायित्व को बढ़ावा देना यानी कि स्थिरता को बढ़ावा देना। आया समझ? तो ये क्या होगा, इसका उद्देश्य होगी। आगे हम बात करें इसमें क्या और देश जुड़ जाते हैं, कौन कौन से? तो बाद के वर्षों में ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी क्या होते हैं, आसियान में शामिल हो जाते हैं। और इनकी सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 10 हो जाती है, ठीक है, 5 से 10 हो गए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हो कि कब कब जुड़े, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दी है कि ये ब्रुनेई दारुसलाम जुड़ा, वियतनाम जुड़ा। अब आपको डेट वाइज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, आप कहीं से भी सर्च करके, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म की आसियान शैली। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही है, तो ये क्वेश्चन 100% आ सकता है, ठीक है, कि आसियान शैली क्या है, आसियान वे क्या है। तो आसियान शैली क्या है आपके हिसाब से? चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ। तो आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया, इसे ही क्या कहते हैं, आसियान शैली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 वर्ड का यूज किया गया है, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक। तो आपने 2 वर्ड सुने, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो औपचारिक की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर अपना फायदा देखते हैं। मान लो जब आप किसी को भी औपचारिक पत्र लिखते हो, मान लो आप स्कूल में लिख रहे हो, किसी भी संस्था को लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको औपचारिक पत्र होगा, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो वहाँ पर आपका बेनिफिट होता है। लेकिन अब आप अपने किसी दोस्त को अपनी शादी में बुलाते हो तो कोई बेनिफिट है नहीं है। तो कोई भी अपने दोस्त को कुछ पत्र वगैरह भी लिखते हो तो अनौपचारिक तौर पर लिखते हो, यानी वहाँ पर आप कोई बेनिफिट नहीं देखते हो। तो सेम यहाँ पर ऐसा ही है, अनौपचारिक यानी कि अनौपचारिक, टकराव रहित, बिना कोई टकराव के, और सहयोगात्मक मतलब कि सहयोग करना आपस में, जो इसमें शामिल देश हैं, यानी कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके। अनौपचारिक मतलब बिना किसी बेनिफिट के, ठीक है, और बिना किसी टकराव के और सहयोग करना आपस में। तो इस तरह के मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने क्या करा, काफ़ी यश कमाया, काफ़ी कह सकते हैं कि नाम कमाया, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, आसियान शैली कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आसियान स्तंभ की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 6 मार्क्स के एग्जाम में आया है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आसियान स्तंभ है, तो इसके आधार पर क्या है, 3 समुदाय बनाए गए थे 2003 के अंदर। कौन कौन से? आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय।
तो पहले हम बात करते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय की। तो इसमें क्या था, क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाना। पहले आपको समझ आया, यानी कि जो भी क्षेत्रीय विवाद हैं मौजूद उनको सैनिक टकराव तक ना ले जाना है, ठीक है ना, उसको बातचीत के जरिए सुलझा देना। और शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, यानी कि शांति को बढ़ावा देना, निष्पक्षता को बढ़ावा देना और सहयोग और हस्तक्षेप को, मतलब कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है, किसी के मामले में। आया समझ। दूसरा, राष्ट्रों के आपसी अंतर को कम करना। मान लो किसी देश के बीच में, जो इसमें शामिल देश है, उनके बीच में मनमुटाव है, ये कोई विवाद है, तो उसको कम करना। आगे हम बात करें राष्ट्रों के संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करना। तो संप्रभुता मतलब क्या होता है, संप्रभुता के अधिकार का, कि कोई देश अपने निर्णय खुद ले सके, ठीक है, कोई दूसरा देश उसके निर्णय ना ले, मतलब कि उसके निर्णय लेने के अधिकार को खत्म कर दे। तो इसको कहते हैं संप्रभुता कहते हैं, यानी खुद का प्रभु, ठीक है, प्रभु, इसका मतलब यही होता है, यानी कि जो राष्ट्र के संप्रभुता अधिकार है उसका सम्मान करना इसका उद्देश्य। और इसके अलावा क्या था कि इसके देशों की सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, ठीक है। आपको पता है विदेश नीति क्या, मैं बता चुका हूँ कि किसी और देश से किस प्रकार के संबंध रखने हैं, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, तो इसको क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। तो उसमें तालमेल बनाने के लिए और सुरक्षा के लिए क्या किया गया, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई 1994 के अंदर, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे समुदाय की, आसियान आर्थिक समुदाय। तो उसका उद्देश्य क्या था कि देशों के लिए एक साझा बाजार तैयार करना, जो विदेश शामिल हैं उनके लिए एक मिला जुला बाजार तैयार करना, साझा तौर पर एक बाजार तैयार करना, मार्केट तैयार करना। आगे हम बात करें इन देशों के लिए उत्पादन का आधार तैयार करना, मतलब कि प्रोडक्शन के लिए बेस तैयार करना। तीसरा हम बता सकते हैं इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आपको पता है आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, जो भी गरीबी और अमीरी का जो अंतर है उसको कम करना, ठीक है, आर्थिक पिछड़ेपन को कम करना, तो ये क्या आर्थिक विकास के अंदर आ जाएगा, तो इसमें मदद करना है, ठीक है। और आगे हम बात करें तो ये संगठन अपने देशों के मध्य आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है पहले से उसको सुधारना चाहेगा, कि जो संगठन बनाया गया है, जो इसके मध्य जो भी शामिल देश है इसमें, उनके मध्य विवादों को निपटाने के लिए जो भी व्यवस्था पहले से बनी है उसको सुधारना ये चाहेगा। कौन सा, आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है। आगे हम बात करें, इसने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड एरिया बनाने पर भी ध्यान दिया है, ठीक है। किसके लिए, निवेश के लिए, श्रम के लिए, श्रम मतलब समझते हो, और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड एरिया बनाने पर भी जोर दिया है। अब आगे हम बात करते हैं तीसरे समुदाय की, जिसके बारे में आपको बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है, मतलब नाम तो दे रखा है लेकिन बताया नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया है इसको, कि आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो आप ये बता सकते हो कि भाई इसके सदस्य देशों के बीच संघर्ष या टकराव की जगह सहयोग एवं बातचीत को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आसियान विजन दस्तावेज 2020 की। अभी क्या था इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आसियान की हम बात करते हैं, तो आसियान क्या काफी तेजी से ग्रो करता हुआ, काफी तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट संगठन है, ठीक है। अब बात करें इसके विजन दस्तावेज 2020 की। इसके विजन दस्तावेज 2020 में क्या था, तो इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई, ठीक है। जिसका विजन दस्तावेज 2020 है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में काफी इसकी जो बहिर्मुखी भूमिका है उसको प्रमुखता दी गई है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी बातें शामिल थी इसकी इनके विजन दस्तावेज 2020 में, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसने अपने देशों के विवाद संबंधी मामलों में बातचीत के द्वारा समस्या के समाधान पर बल दिया गया है, ठीक है। तो पहली बात क्या शामिल है इनके विजन दस्तावेज 2020 में, कि जो भी इनके देशों के बीच में विवाद है, ठीक है, जो विवाद संबंधी मामले हैं उनको बातचीत के द्वारा समाधान किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, इस पर बल दिया गया, ना कि बलपूर्वक, ठीक है। काफी शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए जो समाधान किया गया है ये विवादों का, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लें, इसी आधार पर इसने कंबोडिया टकराव को, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। अब पूर्वी तिमोर का संकट क्या था तो उसके बारे में खुद पढ़ लेना, अगर इसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके आधार पर मतलब ये जो ऊपर मैंने आपको बताया बातचीत के जरिए, ठीक है, ना कि बलपूर्वक, तो बातचीत के जरिए जो समस्या का समाधान के आधार पर एक तो कंबोडिया टकराव को समाप्त किया। भाई कंबोडिया कहाँ पर है, तिमोर कहाँ पे है, तो ये आपको आपकी स्क्रीन पर जो मैप आ रहा है वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और कंबोडिया टकराव को भी काफी संभाला, ठीक है। आगे हम बात करें, अब पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से क्या हो रही है, वार्षिक बैठक आयोजित की जा रही है, ठीक है। आया समझ। आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि हम बात करें भारत और आसियान की। तो भारत ने स्टार्टिंग के जो ईयर्स उसमें आसियान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जो भारत की विदेश नीति थी, फॉरेन पॉलिसी थी,
उसने बिल्कुल भी आशियान पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही के वर्षों में किया है, भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है और भारत ने मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जो आसियान के सदस्य हैं के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। दूसरा, भारत ने 1991 में लुक ईस्ट, ठीक है, यानी कि पूर्व की तरफ देखो, और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई, ठीक है। लुक ईस्ट यानी कि उनकी तरफ देखो, ठीक है, मतलब कि पूर्व की तरफ देखो वो किस प्रकार से विकास कर रहे हैं उसको देखना, और 2014 में एक्ट ईस्ट यानी कि उनकी तरह काम करो, ईस्ट की तरह काम करना, एक्ट करना, ठीक है। तो ये नीति भारत ने अपनाई। आया समझ? और इससे क्या हुआ, पूर्वी एशिया के देशों जैसे कि आसियान की हम बात कर लेते हैं, चीन जापान की बात कर लेते हैं, और दक्षिण कोरिया से क्या हुआ, इसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। किसकी? भारत की। आया समझ? आगे हम बात करें, 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की गई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू की, कब आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना व्यवस्था लागू की गई? तो 2010 के अंदर, ठीक है। और आगे हम बात करें तो ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कर। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो किया, अर्थव्यवस्था का उत्थान किया। तो जैसा चीन को आज आप देखते हो कि वो हमेशा से ऐसा ही था, स्टार्टिंग से ऐसा ही था, तो इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल गलत। अगर हम चीन की स्टार्टिंग की बात करें तो चीन बिल्कुल भूखमरी थी, अकाल थी, बेरोजगारी थी। लेकिन आज हम चीन को देखते तो वैसा नहीं है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है आर्थिक सुधार जो उसने किए, ठीक है। तो आर्थिक सुधार जब उसने किए तो उसके कारण क्या, वो तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। अब ये आर्थिक सुधार कौन से थे, इसके आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और माना जाता है कि 2040 तक ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, यानी कि जो विश्व की शक्ति है, यानी कि जो जिसका वर्चस्व है पूरे विश्व के अंदर अमेरिका का, उसको पीछे छोड़ देगा 2040 तक, ये माना जाता है, ठीक है। और आगे हम बात करें, इसकी जो विशाल आबादी है, बड़ा भूभाग है, संसाधन है, इसकी क्षेत्रीय अवस्थिति है। अगर आप इसकी क्षेत्रीय स्थिति देखोगे तो बाकी उनका समुद्र तो किसी और देश में भी क्या ये जा सकता है, ठीक है, किसके जरिए? समुद्र के जरिए। तो उसकी क्षेत्रीय अवस्थिति इस प्रकार से है, ठीक है, जिससे कि पावरफुल बन जाता है। राजनीतिक प्रभाव और इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ ये सब चीज़ें मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। आया समझ? एक तो इसकी आर्थिक वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो रही है, और बाकी ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं इसके, आबादी हो गई, इसका बड़ा भूभाग हो गया, संसाधन हो गया, तो ये सब मिलकर इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये तो होगा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चीन के बारे में, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं चीन का शुरुआती दौर किस प्रकार का था, ठीक है। तो होता क्या है, 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति होती है, और उसके बाद क्या होता है, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1949 में क्या होती है, साम्यवादी क्रांति होती है, किसके नेतृत्व में? माओ के नेतृत्व में। आप किसके पर एक इमेज आ रही होगी तो वो कौन है? माओ है। तो उनके नेतृत्व में होते हैं साम्यवादी क्रांति और चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हो जाती है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं तो उनका आर्थिक मॉडल किस प्रकार का था। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित मॉडल को अपनाया गया है। अमेरिका की बात करें वहाँ पूंजीवादी मॉडल है। लेकिन इस चीन में स्टार्टिंग में क्या करा, जो आर्थिक मॉडल था ना वो सोवियत मॉडल पर आधारित था। अब सोवियत संघ का कौन सा मॉडल था? वो था साम्यवाद, ठीक है। तो उसी को क्या है चीन ने अपनाया स्टार्टिंग में, ठीक है। और चीन ने क्या करा, पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए, यानी कि जितने भी पूंजीवादी कंट्रीज हैं तो उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, यानी कि उनसे व्यापार सब कुछ तोड़ दिया, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं हर चीज़ अकेले करना, किसी और देश से संबंध नहीं रखना, जो पूंजीवादी देश हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, अब इसने क्या करा, इसने खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर दिया। अब इसने क्या करा, सब देश से रिश्ते तोड़ ली, जो भी पूंजीवादी दुनिया थी, ठीक है। तो उसने क्या करा, जो खेती थी उससे पूंजी निकाली और सरकारी नियंत्रण में क्या करा, बड़े बड़े उद्योग इनने खड़े कर दिए, ठीक है। क्योंकि इसके पास तकनीक और विदेशी मुद्रा की कमी थी। अब विदेशी मुद्रा की कमी तो होगी जब ये बाहरी देशों से क्या नहीं कर रहा, व्यापार नहीं कर रहा, ठीक है। जब और क्या था, आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर ही तैयार करना इसने शुरू कर दिया। जो भी सामान ये बाहरी देशों से मंगाता था उसको उसने अपने देश के अंदर यानी घरेलू स्तर पर ही बनाना शुरू कर दिया, तैयार करना शुरू कर दिया। और सभी नागरिकों को रोजगार दिया गया, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ दिया गया, बेनिफिट दिया गया चीन के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग की, जब माओ के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, ठीक है, चीनी जनवादी गणराज्य। और क्या किया गया भाई, अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, मतलब कि जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको अवेलेबल कराने के मामले में चीन विकसित देशों से भी आगे निकल गया। यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो भी विकसित देश है उनसे भी चीन आगे निकल गया।
उन्हें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में, ठीक है, और शिक्षित करने में नागरिकों को, तो इन सब में चीन विकसित देशों से भी आगे निकल गया, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी थी, जैसे कि हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या इस विकास पर पानी फेर रही थी। क्यों? क्योंकि जो जनसंख्या थी वो 2 से 3% की दर से काफ़ी वृद्धि कर रही थी चीन के अंदर, ठीक है, जो कि इस विकास पर पानी फेर रही थी। नेक्स्ट हम बात करें, जो खेती की पैदावार थी, उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमने स्टार्टिंग में देखा, जो भी खेती हो रही थी उससे केवल उद्योग खड़े करे जा रहे थे। अब जो खेती की पैदावार है वो उद्योगों की जरूरतों को पूरा ही नहीं कर पा रही है, तो विकास कहाँ से होगा, ठीक है, विकास तो खत्म ही हो जाएगा। तो आगे हम बात करें, और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, ठीक है, भले ही चीन में रोजगार है लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम है, वो काफी कम थी, ठीक है। तो ये क्योंकि चीन के अंदर समस्या थी। अब आगे हम बात करते हैं चीन में सुधार की पहल। अब यहाँ से हम देखेंगे चीन ने किस प्रकार से आर्थिक सुधार किए जिससे वो इतनी तेजी से ग्रो कर पाया, ठीक है ना। तो मैंने बात करते स्टार्टिंग में आर्थिक सुधारों की, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चीन में सुधार की पहल, तो होता क्या है, इसने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवांश को खत्म किया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसने सारे पूंजीवादी देशों से क्या करे थे, रिश्ते तोड़ लेते, ठीक है, यानी कि ना व्यापार करेगा ना कोई रिलेशन रखना है बाकी देशों से जो पूंजीवादी देश है। तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, उसने क्या करा, वापिस 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए, ठीक है, और अपना जो राजनीतिक और आर्थिक एकांतवांश था उसको खत्म करा, ठीक है, यानी कि अब आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर ही दूसरे देशों से क्या संबंध बनाया, ठीक है, किसने, चीन ने। नेक्स्ट हम बात करें, 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। यानी कि अगर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ना है तो इन चारों पर काम करना पड़ेगा। किस किस पर? कृषि पर, उद्योगों पर, सेना पर और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर। अभी किसने प्रस्ताव रखे 4? ये थे 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और आगे हम बात करें, 1978 में देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब खुले द्वार की नीति का मतलब क्या है? दूसरे देशों के लिए अपने देश के दरवाजे खोल देना, यानी कि वो व्यापार कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? खुले द्वार की नीति कहते हैं। जैसे कि तुम अपने घर का दरवाजा अपने रिलेटिव्स के लिए खोल देते, तो वो बात अलग है। रिजल्ट वाले दिन अपना फोन ही बंद कर लेते हो और अपने घर के दरवाजे ही बंद कर लेते हो, ठीक है, तो समझ सकते हो, ठीक है ना। तो चीन ने क्या करा? खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी कि दूसरे देशों के लिए दूसरे संबंध बनाए, यानी कि दूसरे देशों के दरवाजे खोल दिए, कोई भी देश आके व्यापार कर सकता है चीन के अंदर। आया समझिए क्या है खुले द्वार की नीति है। अब आगे हम क्या बात कर सकते हैं कि चीन ने क्या करा? अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, ठीक है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर चीन ने क्या करा? 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। जैसे कि जो चीन पहले जो खेती थी वो किसके सरकारी नियंत्रण में थी, लेकिन खेती का निजीकरण कर दिया गया 1982 में। अब इससे क्या बेनिफिट हुए? पहला, कृषि उत्पाद और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। दूसरा, ग्रामीण उद्योगों की तादाद बढ़ी, ठीक है। जब खेती का निजीकरण कर दिया तो क्या हुआ? कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी और ऑटोमेटिकली ग्रामीण जो उद्योग हैं उसमें भी तादाद उनकी बढ़ गई। क्यों? अब जो खेती का निजीकरण कर दिया गया तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, यानी कच्चा माल उनको आसानी से मिल रहा है ताकि वो आसानी से क्या भाई प्रोडक्ट अपना बना सके, ठीक है। इसलिए क्या हुआ? जो ग्रामीण उद्योग है उसकी तादाद बढ़ी। और 1988 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया, ठीक है। जो उद्योग पहले सरकारी नियंत्रण में चलाए जा रहे थे अब उसका भी निजीकरण 1988 में कर दिया गया। और चीन में क्या हुआ भाई? विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आर्थिक सुधार किए चीन ने, तभी जाके इतना ग्रो कर रहा है, ठीक है चीन, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना आर्थिक सुधार की, तो वो यही है। तो चीन ने क्या करा? विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करी। अब इसमें क्या होता है, मान लो ये एक चीन है, ठीक है, मैं एक सर्कल आपकी स्क्रीन पर बना रहा हूँ। मान लो मैंने ये हिस्सा एक डार्क करा है, तो ये क्या है? इसको SEZ मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा कर दी, ठीक है। क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अब इसमें क्या होगा? जो कि व्यापार संबंधी बाधाएं हैं, यानी कि जो भी व्यापार संबंधी नियम कानून जो बाकी पूरे चीन में लग रहे हैं वो इस क्षेत्र में नहीं लगेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें टैक्स की, तो वो सब यहाँ पर हटा दिया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होते हैं? दूसरे देश के जो उद्योग है यहाँ पर आकर्षित होते हैं, ठीक है। कौन से? SEZ में, विशेष आर्थिक क्षेत्र की ओर। आया समझ? और चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, ठीक है। जो विश्व व्यापार संगठन है चीन उसमें 2001 में शामिल हो गए। यहाँ पर ये MCQ बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब चीन के कुछ नकारात्मक पहलू हुए थे, ठीक है, यानी कि चीनी सुधारों के नकारात्मक पहलू कौन कौन से थे उसकी हम बात करते हैं। तब चीन में क्या हुआ था? हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। जो भी सुधार की हम बात कर रहे हैं इसका बेनिफिट सबको नहीं मिला। दूसरा, चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग अभी भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये चीन की वही समस्या है, ठीक है, नकारात्मक पहलू है।
तीसरा हम बात कर सकते हैं महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालत बहुत खराब है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं फैक्ट्री में जो महिलाओं को इतनी गंदी स्थिति में काम करना पड़ता है गंदगी के अंदर, ठीक है, यानी कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, यानी रोजगार के मामले में भी और काम करने की हालत बहुत खराब है। आगे हम बात करें, पर्यावरण को नुकसान और भ्रष्टाचार बढ़ा है चीन के अंदर, ठीक है, जो ये उद्योग लगाए जा रहे हैं इससे क्या भाई पर्यावरण को नुकसान और भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है। और आगे हम बात करें, ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ा, ठीक है, जो ग्रामीण और शहरी लोग हैं उनके बीच में आर्थिक फासला कहने का मतलब क्या है, यानी कि अमीर और अमीर होता गया, यानी शहरी जाके जो लोग हैं और अमीर होते गए, जो ग्रामीण लोग हैं वो गरीब होते चले गए, ठीक है, यानी ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच में आर्थिक फासला बढ़ा। तो ये क्या थे, चीन सुधारों के नकारात्मक पहलू थे। तो ये क्या होगा, हमारा चीन वाला टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, चीन के साथ भारत के संबंध। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि चीन के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के थे। तो जब भारत आजाद होता है अंग्रेजों की गुलामी से, और चीन क्या करता है, जो विदेशी शक्ति चीन के अंदर थी उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद ये उम्मीद जगती है कि दोनों देश साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा क्यों, बाकी देश भी तो एशिया के अंदर है, क्योंकि जो भारत और चीन है इनका प्रभुत्व काफी ज्यादा था उस टाइम पर, ठीक है। और आज भी अगर हम एशिया रीजन की बात करें तो ये क्या था कि जब दोनों देश आजाद हुए एक तरह से, तो दोनों देश जब साथ आकर क्या करेंगे, भविष्य को तय करेंगे, किसके, एशिया के रीजन को और विकासशील दुनिया के लिए, क्योंकि ये दोनों देश भी क्या थे, खुद एक विकासशील देश थे। और पहले क्या था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी काफी लोकप्रिय था। लेकिन होता क्या है, 1950 से इन दोनों के बीच में संबंध बिगड़ने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़प लिया जाता है, ठीक है। अब इनके बीच में एक समझौता था, पंचशील समझौता, ठीक है, जो 1954 के अंदर हुआ था। अब इसमें से एक क्या था, एक प्रावधान था कि ये दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जो पंचशील समझौता था वो चीन और भारत के बीच में हुआ था 1954 में। इसमें से एक प्रावधान क्या था कि दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे। लेकिन भारत ने दखल दी, क्यों, क्योंकि 1950 में जब तिब्बत पर कब्जा किया गया, तो जब यहाँ के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, उनको शरण दे दी थी भारत ने, ठीक है। तो चीन ने क्या कहा, ये उसके आंतरिक मामले में दखल है, ठीक है। दलाई लामा कौन है, यहाँ के धार्मिक गुरु है, तो इनके बारे में पढ़ोगे 4th चैप्टर में, ठीक है, 2nd बुक की। तो ये हो गया। और दूसरा क्या था, भारत चीन सीमा पर चीन बस्तियां बनाना चाहता था। अब इस फैसले को लेकर क्या होता है, दोनों देशों के बीच में संबंध बिगड़ जाते हैं। और इसके आगे हम बात करें तो भारत और चीन के बीच में 1962 में हो जाता है युद्ध। इसका कारण क्या था, अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाके को लेकर और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्रों को लेकर क्या होते हैं, हो गया था, इनके बीच में युद्ध हो गया था। तो इस क्षेत्र को लेकर विवाद था, और ये विवाद क्या होता है, युद्ध में तब्दील हो जाता है, और इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और भारत इस युद्ध में हार जाता है, ठीक है, आए समझ। लेकिन 1981 से क्या होता है, इनके बीच में संबंधों में सुधार आने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो 1981 में क्या होता है, सीमा विवादों को सुलझाने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू होती है। वार्ताओं की श्रृंखला मतलब यानी बातचीत, ठीक है, बातचीत शुरू होती है सीमा विवादों को सुलझाने के लिए। और आगे हम बात करें, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में बदलाव आया है, ठीक है। शीत युद्ध कब खत्म हुआ था, 1991 में। अगर फुल डेट पूछोगे तो 25 दिसंबर 1991, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद क्या होता है, यानी शीत युद्ध के खत्म होने के बाद ही भारत चीन संबंधों में सुधार आने लग गया था, ठीक है। और आगे हम बात करें, दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया जाता है, किस लिए, संबंधों में सुधार के लिए, ठीक है। और आगे हम बात करें, दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था कि दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक है, और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए हैं, ठीक है। किस लिए किए, केवल संबंध सुधारने के लिए, ताकि सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, व्यापार हो सके। और आगे हम बात करें तो 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, 30%। तब से 1999 से, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 2017 में हम बात करें तो भारत और चीन के बीच $84 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। यह कब हुआ था, 2017 के अंदर। लेकिन आगे हम बात करें, यहाँ पर एक दिक्कत भी थी, जो पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम है उसमें चीन को मददगार माना जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता, चीन और भारत के बीच में जो संबंध है उसमें खटास पैदा होती है, ठीक है। और आगे हम बात करें, बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार से क्या है, चीन के सैनिक संबंध है, जिसको क्या भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि जो बांग्लादेश और म्यांमार है वो भारत से सटे हुए देश हैं, ठीक है। इससे क्या है भाई, अब सैनिक संबंध का मतलब क्या है कि जो चीन के सैनिक है वो
म्यांमार और बांग्लादेश में आ सकते हैं, ठीक है, यानी सीमा पर रहेंगे, जिससे कि भारत को खतरा हो सकता है, भारतीय हितों को। तो ये एक हो गया। और नेक्स्ट टाइम बात करें, और चीन और भारत के नेता और अधिकारी क्या करते हैं, अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं, ठीक है, जो ताकि संबंधों में सुधार हो सके। आया समझ? तो ये क्या था हमारा चीन के साथ भारत के संबंध। बाकी चीन के साथ भारत का जो संबंध वाला टॉपिक है ना, ये अब जो आपके जो सेकंड बुक है उसमें आप डिटेल से पढ़ने वाले और काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दे रखा, वहाँ ज़्यादा अच्छे से दे रखा है। आया समझ? तो फाइनली अपनी वन शॉट वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। इतनी खुशी मुझे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मुझे फॉलो कर सकते हो। और नोट्स के कुछ भी चाहिए कहाँ मिलेंगे आपको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, भाई जुड़ जाओ, ठीक है ना, बहुत फायदा मिलेगा। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।